नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं ओम प्रकाश दास और हमारा ये खास कार्यक्रम आधारित है ग्लूकोमा यानी काला मोतिया की बीमारी पर। यह आंखों की बीमारी है, एक ऐसी बीमारी जो मरीजों के लिए अंधापन लेके आती है। एक ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है अगर एक बार यह बीमारी हो जाए। इसका एक ही इलाज है, इसका एक ही उपाय है, वो है इससे बचाव। आखिर क्यों ये बीमारी गंभीर बनी हुई है? क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि ये बीमारी हमारे देश में तेजी से बढ़ रही है और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2020 तक इस बीमारी से पीड़ित लोगों की संख्या 2 करोड़ तक पहुंच सकती है। आखिर क्यों ये इतनी गंभीर बीमारी है और कैसे इससे बचा जा सकता है? क्या उपाय किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से और तमाम सामाजिक संस्थाओं की तरफ से? हम इस पर चर्चा करेंगे अपने विशेषज्ञों के साथ, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की और नजर डालते हैं अपनी एक रिपोर्ट पर कि इस बीमारी के क्या क्या लक्षण हैं, क्यों यह बीमारी होती है और कैसे इससे निजात पाया जा सकता है। ग्लूकोमा यानी काला मोतिया आंखों की एक ऐसी बीमारी जिसके होने से मरीज सदा के लिए अपने आंखों की रोशनी खो देता है। दरअसल ये नजर का शातिर चोर है जो मरीज की नजर को चुपके चुपके से चुराता है और उसे पता भी नहीं चलता। आमतौर पर काले मोतिया का कोई लक्षण दिखाई नहीं देता, फिर भी कुछ ऐसे लक्षण हैं जिससे इनकी पहचान की जा सकती है। मिसाल के तौर पर सिरदर्द, सामने देखने पर बगल की चीजें दिखना बंद हो जाना, चश्मे का नंबर बार बार बदलना, रोशनी के आसपास इंद्रधनुषी रंग दिखना और उसी तरह से आंखों पर प्रेशर बढ़ना इस बीमारी का संकेत माना जाता है। ग्लूकोमा आंखों की एक ऐसी बीमारी है जिसमें आंख का प्रेशर हाई हो जाता है और उसकी वजह से आंखों की नस पर असर होता है। आंखों की नस धीरे धीरे डैमेज हो जाती है और पेशेंट का विजन लॉस हो जाता है। इसके ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें अगर अंधत्व आ जाता है तो उसका निराकरण संभव नहीं है, जबकि सफ़ेद मोतिया में अंधत्व होने से लेंस निकालते ही उसकी रोशनी वापस आ जाती है। काला मोतिया का इलाज संभव है बशर्ते इसकी समय रहते पहचान की जाए। काला मोतिया में जितनी रोशनी चली गई है वो तो वापस नहीं आ सकती, मगर जितनी बची है उससे जरूर बचाया जा सकता है। 40 के बाद जैसे इन्होंने बताया, यदि आपको मधुमेह जैसे डायबिटीज की बीमारी है, यदि आपको हाइपरटेंशन है, आपकी फैमिली में किसी को भी काला मोतिया हुआ है पहले, आपको थायराइड की बीमारी है या आपको किसी भी प्रकार की आंख में चोट लगी है या कभी भी आंख में कोई सर्जरी हुई है, तो ये अति आवश्यक है कि आप रेगुलर तरीके से हर साल अपने आंख की जांच कराएं और डॉक्टर को ये बताएं कि मुझे ये बीमारियां हैं, इसलिए मेरे को काला मोतिया होने के ज़्यादा चांसेस हैं, प्लीज़ मुझे मेरा आंख का प्रेशर अच्छे से देख लीजिए। जानकारों का कहना है कि करीब 1.25 करोड़ लोग काला मोतिया से प्रभावित हैं और 40 की उम्र पार कर गए 8 लोगों में से एक आदमी या तो काला मोतिया से प्रभावित है या उसे काला मोतिया हो सकता है। वैसे तो काला मोतिया के 90% मामले 50 साल की उम्र पार कर गए लोगों में होती हैं, मगर बदलती जीवन शैली ने बच्चों और युवाओं को भी इस बीमारी के चपेट में ले लिया है। जिन परिवारों में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या परिवार में किसी को काला मोतिया की शिकायत पहले से रही हो, वैसे लोगों में इस बीमारी की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। जांच और रोकथाम ही इस बीमारी का उपचार है और जानकारी ही इस बीमारी का बचाव। तो इस बीमारी को एक शातिर चोर कहा गया है जो धीरे धीरे आपका नुकसान करता है, आपकी रोशनी को छीन लेता है। और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ 2 विशेषज्ञ मौजूद हैं स्टूडियो में। हमारे साथ हैं डॉक्टर मानवदीप सिंह जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और आरएमएल अस्पताल से इनका संबंध है। हमारे साथ हैं डॉक्टर एनके अग्रवाल जो डिप्टी डायरेक्टर हैं एनपीसीबी यानी नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ब्लाइंडनेस, इनसे इनका संबंध है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मानवदीप, अगर हम सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहें, हम जानते हैं मोतियाबिंद बीमारी के बारे में और काला मोतिया, और ये बात अक्सर कही जाती है, जैसा हम अपनी रिपोर्ट में भी देख चुके हैं, ये कंफ्यूजन रहता है। जो रोगी होता है वो काफी अंतिम चरण में पहुंचता है डॉक्टर के पास। सबसे पहले इसे हम कैसे समझ सकते हैं? दास साहब, पहले तो मैं आपको ये बात कहूंगा कि जो आपने पहले इसको इतना डरावनेपन से आपने इसको बोला है, इतनी बीमारी डरावनी है नहीं। ठीक है। तो इस बीमारी को, हाँ, ये बात मैं मानता हूं कि जिस स्टेज पे आ जाए उसको रिकवरी पॉसिबल नहीं है, जो नजर इसमें खत्म हो जाती है, लेकिन जिस स्टेज पे आ जाए उसको वहां पर रोका जा सके तो बहुत अच्छा इलाज हमारे पास इसके लिए अवेलेबल है। तो अब मैं आपके जवाब पे आता हूं कि ये ना हिंदुस्तान के अंदर हम लोग जो है इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल करने लगे हैं, हिंदी और इंग्लिश, उसी वजह से ज्यादा कंफ्यूजन है। तो लोग जो है ट्रांसलेट कर लेते हैं, ब्लैक कैटरेक्ट कह देते हैं सफेद मोतिया को,
कि काले रंग का मोतिया है, ऐसा नहीं है। अगर वो मोतिया काले रंग का भी है, मैं आपको एक ये इसके द्वारा दिखाना चाहूंगा। ये आंख का एक मॉडल है। सफेद मोतिया बीमारी है नहीं, सफेद मोतिया बीमारी नहीं है। सफेद मोतिया केवल एक उम्र का एक उम्र के साथ होना ही होना है सबको। जैसे कि बाल सफेद होने हैं, ऐसे यह होना ही है। ये आंख के अंदर एक लेंस होता है, यह जो लेंस है ये पारदर्शी होता है, जिसकी मदद से रोशनी अंदर जाती है। ठीक है। और ये लेंस जो है ये उम्र के साथ या अल्ट्रावायलेट रेस से या किसी भी तरीके से डिजेनरेटिव चेंज है, ये जो है सफेद हो जाता है। तो ये जो सफेद होता है, ये सफेद जो है यह इसमें दूधियापन जो है आ जाता है। अक्सर यह सफेद रंग का होता है, तो इसको सफेद मोतिया कहते हैं। लेकिन ये काले रंग का भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन वह काला मोतिया नहीं है। ओके। वो रंग उसका काला जरूर है, लेकिन वो सफेद मोतिया ही है। ऐसा नहीं है, वो उम्र के साथ जो है सफेद भी हो सकता है, काला भी हो सकता है, लेकिन वो है सफेद मोतिया है। डेफिनेशन में वो सफेद मोतिया या कैटरेक्ट ही है। तो यह चीज नहीं है। जो काला मोतिया है वह एक बीमारी है। काले मोतिया के अंदर आंख के अंदर दबाव बढ़ जाता है। और यहां मैं एक बात और क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि आंख देखने का काम नहीं करती। यह भी एक मिस इंप्रेशन, लोग समझते हैं कि शायद आंख से हम देखते हैं, यह गलत है। आंख केवल फोटो खींचने का काम करती है, ये कैमरा है। देखने का काम ब्रेन करता है, हमारा दिमाग करता है। तो इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन होता है जिसको हम ऑप्टिक नर्व बोलते हैं, जस्ट लाइक एनी केबल। जैसे कोई भी केबल से जैसे बिजली जाती है, तो आंख फोटो खींच के उस केबल के जरिए दिमाग को भेजता है। यानी आंख से जो रोशनी अंदर जाती है, जो दृश्य हमें दिखता है, वो एक तार के जरिए या नसों के जरिए दिमाग की तरफ जाता है। तो जब आंख के अंदर इस बीमारी की वजह से, काले मोतिया की बीमारी की वजह से दबाव बढ़ जाता है, तो दबाव सबसे पहले कहां असर करता है? वो उस केबल को डैमेज करता है। तो आंख तो नॉर्मल होती है, आंख फोटो ठीक खींच रही है, आंख अपना काम कर रही है, लेकिन वह इंफॉर्मेशन जो है वो दिमाग तक नहीं जा रही, क्योंकि नसों में खराबी आ जाती है। और नसों में खराबी कहां से आती है? नसों में खराबी आती है साइड की जो नसें होती हैं उनमें। उससे क्या होता है कि नजर धीरे 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 कम होनी शुरू हो जाती है, और ऐसे नजर आना शुरू होता है जैसे हम एक लंबी ट्यूब के सामने से देख रहे हो। तो आपकी नजर सामने तो बिल्कुल सही नजर आ रहा है, लेकिन साइड की नजर का आपको पता नहीं चलता। क्या ये भी एक कारण है जिससे रियलाइजेशन या बहुत शुरू में नहीं पता ही नहीं चलता? सफेद मोतिया में क्या है कि शुरू होते ही आपको ये लगना शुरू होता है कि धुंधला नजर आए थे, तो आप डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। लेंस जो है उसको निकाल के और प्लास्टिक का लेंस डाल दिया जाता है, और आपका इलाज हो जाता है, ठीक ठाक हो जाता है, बात खत्म। लेकिन काले मोतिये में धीरे धीरे साइड से रोशनी जाने की वजह से और सामने की रोशनी ठीक रहने की वजह से बहुत देर तक इसका पता नहीं चलता, और इसी वजह से जो है तो आदमी को जो है सिम्टम्स नहीं होते, इसके लक्षण नहीं होते हैं। इसी वजह से ज्यादातर लोग जो हमारे पास आते हैं उनकी 70, 80 या 90% नजर कम से कम एक आंख की खत्म हो जाती है, तभी वो हमारे पास आते हैं। तो इस वजह से यह ज्यादा खतरनाक हो जाता है। ये दोनों आंखों में एक साथ हो सकता है या एक आंख में हो सकता है? देखिए, ग्लोकोमा जो है प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है। जिसके बारे में हम मेनली बात करते हैं वह प्राइमरी ग्लोकोमा की बात करते हैं। प्राइमरी ग्लोकोमा दोनों आंखों में ही होता है, लेकिन एक आंख में पहले और दूसरी पे साल, 2 साल, 4 साल बाद हो सकता है जी। लेकिन कुछ ग्लोकोमास होते हैं जिनको सेकेंडरी ग्लोकोमास कहते हैं, जो कोई और बीमारी की वजह से या कई और कारणों से होते हैं। उनके अंदर जो है ये काला मोतिया अक्सर एक ही आंख में होता है जी। हम और विस्तार से बात करेंगे इसकी बीमारियों के और क्या क्या तथ्य हैं, लेकिन अग्रवाल साहब, अगर हम इस तरह से समझना चाहें, जैसा कि डॉक्टर मानवदीप ने कहा कि हमने इसको बड़े डरावने ढंग से सामने रखा है। जो आंकड़े हैं, 1.25 करोड़ के आसपास लोग पीड़ित हैं, एक मोटा आंकड़ा है, और ये जैसा कि मैंने कहा कि 2 करोड़ तक आंकड़ा 2020 तक जा सकता है। क्या ये आंकड़े डरावने नहीं हैं? चूंकि आप लगातार जागरूकता से जुड़े कार्यक्रमों से जुड़े रहे हैं, क्या आपका मत है? नहीं, मैं इन आंकड़ों को कोई भी डरावना नहीं मानता, क्योंकि हमारे देश में यदि बीमारियों को देखा जाए तो डायबिटीज जो है वो तकरीबन 5 से 10% लोगों में है। तो इसका मतलब यह है कि 126 करोड़ की जनता में यदि आप देखेंगे तो 7-8 करोड़ लोगों को तो शुगर ही है। और यदि आप इसको इस हिसाब से देखें कि भाई किस एज के व्यक्ति को काला मोतिया होना है और क्या उसको इसके प्रति कैसे सजग रहना है, तो यदि हम
एक अपने देश के लोगों में एक जागरूकता पैदा करें कि भाई यदि जैसे कि बताया गया पहले कि यदि आप 40 के ऊपर हो, आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है या आपको अस्थमा का रोग है, तो आपको इसके प्रति सजग रहना है। और सजग रहने का मतलब ये है कि आप अपना विजन चेक करते रहिए। आप खुद भी अपना विजन चेक कर सकते हैं, कभी इधर इस आंख पे हाथ रख के, कभी उस आंख पे हाथ रख के। आप ये देखते रहिए कि आपकी दोनों आंखों से आपको हर वक्त बराबर दिखाई दे रहा है। यदि आप अपना विजन खुद ही चेक करते रहते हैं तो आपको ये समझ आ जाएगा कि भाई मेरी दोनों आंखों में बराबर रोशनी है। लेकिन पिछले अगर हम 10 सालों का अनुभव लें या आने वाले समय के लिए उम्मीद अगर हम देखना चाहें तो इस बीमारी को लेकर क्या पैटर्न दिखाता है? लोग जागरूक हो रहे हैं या जागरूकता की कमी है, थोड़ा उसे बढ़ाने की जरूरत है? पैटर्न क्या, कैसे देख सकते हैं? पैटर्न यही है कि भाई पहले जो है सफेद मोतिया की तरफ ध्यान ज्यादा दिया गया। सन 1976 से जो हमने नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस चलाया, उस वक्त सफेद मोतिया हमारे देश में बहुतायत में था और लोग उससे जो है अंधे भी हो रहे थे। और सेकेंडरी ग्लाउकोमा सफेद मोतिया की वजह से भी हो रहा था, उससे भी लोग बाद में परमानेंटली ब्लाइंड हो जाते थे। तो जब ये प्रोग्राम चलाया गया नेशनल प्रोग्राम, तो ज्यादा ध्यान जो है सफेद मोतिया की तरफ दिया गया। परंतु बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे लाइफ स्टाइल चेंज होता गया और जो है काला मोतिया की संख्या में बढ़ोतरी होती गई, तो ये जो है एहसास किया गया कि भाई काला मोतिया, सफेद मोतिया तो हमने कंट्रोल कर लिया, ठीक है, क्योंकि हमारे देश में कितने सारे जो हमने अस्पताल बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते हमने सफेद मोतिया तो ऑलमोस्ट जो है बैकलॉग तो हमने खत्म कर दिया। ठीक है, अब तो हर साल जितना सफेद मोतिया होता है उतनी हमारी सर्जिकल कैपेसिटी है और उसको जो है हम उसका निदान हम कर लेते हैं। परंतु काला मोतिया एक ऐसी चीज है जिसकी तरफ इतना ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, तो लोगों को अब हमने जागरूक करना शुरू किया और पिछले 5 साल से आप देख रहे हैं भाई दिल्ली में रैलीज हो रही हैं, अखबार में हम एडवर्टीजमेंट निकाल रहे हैं, रेडियो और टीवी के माध्यम से हम लोगों को ये बता रहे हैं कि भाई काला मोतिया एक बीमारी है। जी अकबाल साहब, मैं ये जानना चाहूँ, जैसा कि डॉक्टर मानवदीप ने बताया कि कई बार एक कंफ्यूजन रहता है कि लोग पहचान नहीं पाते या उनको लगता है ये समय डॉक्टर के पास जाने का है कि नहीं है। इस तरह की जागरूकता की कमी आपको लगती है? हाँ जी, बराबर है, इस तरह की जागरूकता की कमी बहुत है। मैं हैदराबाद में गया था एक अस्पताल में, वहां एक लेडी की एक आंख की रोशनी तो पूरी तरह से जा चुकी थी और दूसरी आंख की रोशनी भी 50% खत्म हो चुकी थी काला मोतिया की वजह से, क्योंकि उन्होंने समय रहते अपनी आंख का प्रेशर चेक कराया नहीं। ठीक है, तो इसमें यह है कि जैसे ही लक्षण दिखाई दें, अगर थोड़ी सी भी आंख में दर्द हो और ये बाहों के हिस्से में दर्द हो और साथ में आपको सिर में भी दर्द हो, तो आप अपनी विजन चेक कराने के लिए और दूसरे 2-3 जो लक्षण होते हैं उनका पता लगाने के लिए आप नेत्र विशेषज्ञ के पास जाइए। ठीक है, और उसमें आप 15-20 मिनट में ही आपको वो बता देंगे कि भाई आपको काला मोतिया है या नहीं है। जी डॉक्टर मानवदीप, आपके पास तमाम तरह के मरीज रोगी पहुंचते होंगे, ये क्या कह सकते हैं एक उम्र से जुड़ी बीमारी है? क्योंकि जिस तरह के आंकड़े सामने 40 के बाद की संभावना बढ़ जाती है, 60 के बाद काफी ज्यादा संभावना बढ़ जाती है, और हम ये जानते हैं कि हमारे देश में जो उम्र है वो लगातार लोगों की बढ़ रही है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, इसको कैसे हम समझ सकते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 40 साल की उम्र के बाद इसका जो इंसिडेंस है वो 2% है और 70 साल के बाद यह 10% है। अगर किसी के परिवार में हो, क्योंकि ये थोड़ा बहुत वंशानुगत है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत है, अगर किसी के पेरेंट्स को यह हो तो 2 से 4% हो जाता है उसका चांस 40 साल की उम्र पे। और अगर किसी के सिबलिंग्स या भाई बहन को हो तो उसका 8% हो जाता है, यानी कि 4 गुना नॉर्मल से। तो इस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो जैसे उम्र बढ़ती जा रही है तो वैसे वैसे इसका होने का चांस भी बढ़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि 40 साल की उम्र के बाद इसके क्योंकि लक्षण तो है ही नहीं ना, सिम्टम्स है ही नहीं, क्योंकि जो है वो इतने कम लोगों में है कि हम उसको सिग्निफिकेंट नहीं कह सकते। क्योंकि अगर हम मान लें कि 40 साल से ये समस्या शुरू होती है, मान लेते हैं, तो कब तक वो इस स्थिति में पहुंचता है? कितना समय लगता है जब लोगों को सचमुच परेशानी होने लगती है? मैं आपको बता रहा हूँ, 90% लोगों का जो इसका जो डायग्नोसिस होता है, निदान होता है, वो केवल एक रूटीन आई चेकअप से होता है। पेशेंट या तो खुद रूटीन चेकअप के लिए आए या वो किसी और बीमारी के चेकअप के लिए आए, डॉक्टर जब उसको देखते हैं तो उसको देखते हैं कि साथ में काला मोतिया भी है।
तो 90% ऐसे, इसका मतलब यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे घूम रहे हैं समाज के अंदर जिनको इस बीमारी का पता ही नहीं है, और पता लगे तो हो सकता है ये 2% से ज्यादा के फिगर्स आ जाए हमारे पास। तो हम ये कहते हैं इसीलिए कि 40 से 50 साल की उम्र तक हर व्यक्ति को, यह बहुत स्लो इंक्रीजिंग बीमारी है, इसलिए 2 साल में एक दफा अगर जांच करा ली जाए 40 से 50 साल के ऊपर, तो हम लगभग बहुत सारे लोगों को, इस बीमारी वालों को पकड़ सकेंगे। और 50 साल की उम्र के बाद साल में कम से कम एक दफा आंखों का एक कॉम्प्रिहेंसिव आई चेकअप, उसमें काला मोतिया भी और भी बीमारियां पकड़ी जा सके, तो 50 साल की उम्र के बाद साल में एक दफा आंखों का चेकअप एक विशेषज्ञ द्वारा बेहद जरूरी है। जी डॉक्टर अग्रवाल, क्या आपको लगता है, आप लोगों का क्या अनुभव है, ये रूटीन चेकअप वाली जो बात है वो क्या हमारे समाज में एक जगह बना पाई है? क्योंकि हम जानते हैं बहुत ग्रामीण आबादी है जहां स्वास्थ्य की ढांचागत सुविधाओं की भी कमी है, तो ऐसे में हम कैसे इसको समझ सकते हैं? देखिए, ये जो क्या लोग रूटीन चेकअप के नाम पे, शहरों में तो थोड़ी सी जागरूकता है, लेकिन कस्बाई इलाकों में, ग्रामीण इलाकों की बात करें तो ग्रामीण इलाकों में भी जो है इस बात को, जो हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं वहां पे जो है हमने एक विजन सेंटर्स खोलने शुरू किए हैं कि जहां पे जब कोई भी व्यक्ति अपना चश्मा टेस्ट कराने जाएगा तो वहां पे जो हमारा पैरा मेडिकल ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट है उसको हम ट्रेन कर रहे हैं कि भाई तुम आंख के अंदर एक बार झांक लो कि भाई जो नर्व डैमेज जो मानवदीप सिंह डॉक्टर ने बोला है, उस नर्व हेड को देखने से ये पता लग जाता है कि इस व्यक्ति के अंदर काला मोतिया के कुछ चेंजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे। इसके अलावा उसका जो है प्रेशर, आंख का प्रेशर जो है रूटीन में जांच करना पैरामेडिकल ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के लिए इतना आसान नहीं है, परंतु विजन चेकअप जरूर किया जा सकता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि काला मोतिया अंततः तो विजन को ही गिराता है ना, तो यदि आप अपना विजन चेक कराते हैं, कम से कम यदि आपका 6x6 विजन है तो आप ये निश्चिंत तो होके बैठ सकते हैं ना कि भाई मेरा विजन ठीक है। उसके अलावा जो फील्ड ऑफ विजन है, जो कि डॉक्टर साहब ने बोला कि भाई ट्यूबुलर हो जाता है, वो ट्यूबुलर विजन तो काफी अंत में जाके होता है। उससे पहले आप ऐसे ऐसे उंगली हिला के देख सकते हैं। आप सीधे देखते हुए अपनी उंगली ऐसे लाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि भाई मुझे कहां तक ये उंगली दिख रही है। तो ये जो 2-3 सिंपल एक्सरसाइजेज हैं, ये पूरे देशवासियों को अगर समझा दी जाए, ठीक है, कि भाई आप अपना विजन चेक कराइए, आप ये अपना फील्ड ऑफ विजन चेक कराइए, ठीक है, और साथ ही साथ यदि आप अपनी शुगर चेक करा लेते हैं और आंख का प्रेशर दबाव, यानी कि अगर वो भी चेक हो जाए तो फिर तो जो है हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। जी हाँ जी, काफी महत्वपूर्ण बात आपने कही। डॉक्टर मानवदीप, जिस तरह से इशारा कर रहे हैं डायबिटीज, और इससे 40 साल के बाद भी या कभी भी पूरे कौन से ऐसे लोग हैं जो इसके ज्यादा खतरे के नजदीक हैं, जिनको डायबिटीज हो, हार्ट की बीमारी हो, कैसे इसको आप बताएंगे? देखिए, मैं इसको डिस्टिंग्विश नहीं करना चाहता। अक्सर लोग कहते हैं ये हाई रिस्क है, कुछ लोग ज्यादा हाई रिस्क जोन में हैं, ऐसा होता है। देखिए, मैं अब ग्लोकोमा का इंचार्ज हूं अपने हॉस्पिटल का। जी, मेरे पास, हम दिल्ली में बैठे हैं, गांव से लोग आते हैं, हर 15 दिन में कम से कम एक पेशेंट मेरे पास यूपी या बिहार से ऐसा आ जाता है जिसकी 90% या उससे ज्यादा नजर खत्म हो चुकी होती है, ठीक है, जिसको पता नहीं होता। तो इसलिए जो है ये हमारी गिनती बहुत ज्यादा, इसलिए हर एक के लिए जरूरी है। हालांकि ये बात सत्य है कि अगर किसी को शुगर हो, किसी को माइनस हाई पावर हो, किसी को प्लस हाई पावर का चश्मा लगा हो, या किसी के परिवार में यह हो, तो उसको चांस बढ़ जाता है। लेकिन यह बहुत ही जरूरी है कि सभी लोग समझें कि 40 साल की उम्र के बाद चेकअप रेगुलर करवाते रहना बेहद जरूरी है। तो रेगुलर चेकअप के लिए जाते हैं तो क्या ये डॉक्टर को बताना भी होगा कि मुझे जो है आप ग्लूकोमा का भी यानी काला मोतिया का भी टेस्ट करें, या वो एक सामान्य प्रक्रिया में हो जाता है? यह सामान्य प्रक्रिया में हो जाता है। अगर नेत्र विशेषज्ञ के पास जाएंगे तो शायद ही कोई ऐसा नेत्र विशेषज्ञ होगा जो आपके आंख का प्रेशर चेक किए बिना आपको 40 साल के बाद भेज देगा, ऐसा नहीं होता अक्सर। जी जी, क्या कोई एलियन रीजन, कहने का मतलब कि इन कारणों के अलावा कोई ऐसे कारण भी होते हैं जिससे ये बीमारी हो सकती है? कहने का मतलब कि कोई ऐसी दवाएं या कोई आई ड्रॉप ऐसी? देखिए, आपका इशारा शायद सेकेंडरी ग्लूकोमा की तरफ है। सेकेंडरी ग्लूकोमा एक हमारे लिए बहुत अहम मुद्दा है। जैसे हम लोग जो बड़े हॉस्पिटल्स में बैठे हैं, हमारे पास 25% तक लोग सेकेंडरी ग्लूकोमा से प्रभावित होते हैं। यह ऐसा हर जगह नहीं होता। जो ग्लूकोमा के स्पेशलिस्ट है उनके पास ऐसे होता है केवल, क्योंकि उनके पास फोकस हो जाता है ग्लूकोमा के पेशेंट्स का। और यह ना बहुत ही एक अहम मुद्दा है, क्योंकि यह जो ग्लूकोमा है,
जो कि सेकेंडरी ग्लोकोमा है, ये अक्सर प्रिवेंटेबल है, इसको बचाया जा सकता है, इसको होने से ही बचा सकते हैं आप। बाकी का प्राइमरी ग्लोकोमा का तो केवल इलाज करना पड़ता है। यह जो ग्लोकोमा होता है इसको हम इससे रोका ही जा सकते हैं, इसको पैदा होने से ही रोक सकते हैं। तो उसमें कुछ बीमारियां आती हैं, जैसे शुगर के किसी स्टेज पे यह हो सकता है, किसी को ब्लड प्रेशर, किसी आंख की नस की फट जाना जिसको ब्रांच वेन ऑक्लूजन कहते हैं, उनके बाद या सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन उन बीमारी में हो जाता है। किसी को हार्ट की बीमारी हो तो उसका रिस्क बढ़ जाता है। तो वो सब एक अलग चीज है। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है स्टीरॉयड आई ड्रॉप्स। हमारे देश में कुछ हजार बच्चे हर साल अंधे हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों में अक्सर एक बीमारी होती है जिसको हम वर्नल केराटोकंजंक्टिवाइटिस या स्प्रिंग कटार के नाम से जानते हैं, जिसका कि आजकल सीजन है शुरू होने का। यह अक्सर मार्च के महीने में शुरू होकर अक्टूबर नवंबर तक यह बीमारी चलती है, मुख्यतः गर्मियों के मौसम में चलती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि आंखों में लाली, खुजली होती है, बच्चे की आंखों से पानी आता है, एक दूधिया सी तरल सी वो एक तार सी निकलती है। तो उससे बच्चा बहुत परेशान होता है। लेकिन यह बीमारी जो है, इससे नेत्रों की ज्योति पर कोई असर नहीं होता। कोई ये बीमारी नेत्र की ज्योति को खराब नहीं करती है। लेकिन होता क्या है, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, बच्चा बहुत तकलीफ में होता है, तो पहली बार वो है स्टीरॉयड की दवाई लिख देता है। वो उसको बोलता है पेशेंट को 15 दिन के बाद आना, वो दवाई बदलने का उसके मन में इच्छा होती है कि स्टीरॉयड बंद कर दूंगा मैं। अच्छा, वो शुरुआती चरण में ये दवा जरूरी होती है। उसके बाद क्या, वो मरीज कहता है कि डॉक्टर को 200-300 रुपया देना पड़ेगा कंसल्टेशन के लिए। मैं केमिस्ट के पास जाता हूँ, वो दवाई लेता रहता है। वो 6 महीने साल भर तक बच्चों की दवाई डलती रहती है। और जब जाते हैं, जब बच्चा अंधा हो जाता है या उसको बहुत ज्यादा कोई सीरियस काला मोतिया या सफेद मोतिया बन जाता है, तो वो डॉक्टर के पास दोबारा आते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, हाथ खड़े हो गए। जी डॉक्टर अग्रवाल, क्या कहेंगे आप? ये एक गंभीर तौर पे सामने आ रहा है कि कई बार लोग खुद मेडिकेशन करने की कोशिश करते हैं। कंजक्टिवाइटिस जैसी बीमारियों में जो होता है उसमें हमने देखा है। हाँ, देखिए जो डॉक्टर मानवदीप सिंह कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है। ये पोलन एलर्जी है, जो पेड़ों के फूलों से पराग निकलता है, वो पराग हमारी आंखों को जाके हिट करता है और उससे आंख में लाली हो जाती है, दाने भी हो जाते हैं, बच्चा बहुत परेशान होता है। उसको स्कूल में उसके एग्जाम शुरू हो चुके होते हैं, वो कई बार केमिस्ट के पास चले जाते हैं सीधे, या डॉक्टर के पास भी जाते हैं, तो उनको वो स्टीरॉयड मेडिसिन लिख देते हैं। और वो फुल स्ट्रेंथ स्टीरॉयड यदि 4 हफ्ते से ज्यादा डाली जाए तो काला मोतिया शुरू होने का अंदेशा रहता है। तो इसमें ये जरूरी है कि भाई जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो पहले से ही मरीज को बता दें कि देखिए 2 हफ्ते से ज्यादा ये आपने ये दवा नहीं डालनी, और यदि आप डालेंगे तो इसके ये गंभीर परिणाम होंगे। और यही बात जो है हमारे केमिस्ट, जो कि डॉक्टर की सलाह के बिना मरीज को दवाई दे देते हैं और मरीज ठीक हो जाता है और उनको लगता है लो जी मेरा तो बहुत अच्छा इंप्रेशन हो गया। परंतु ये जो है हमारे डॉक्टर्स और जो हमारे केमिस्ट हैं उनको मरीज को साफ तौर पे बता देना चाहिए कि भाई 2 हफ्ते तक ये दवाई इस्तेमाल करनी है, उसके बाद आपकी दवा चेंज की जाएगी, जिसके लिए आपको जरूरी आना है। मतलब यहाँ पे ये हो गया कि न सिर्फ रोगी को, आम लोगों को, बल्कि डॉक्टरों को भी और केमिस्ट उनको भी जागरूक करने की जरूरत है। उनको जागरूक करना है और बराबर करते रहना है, ताकि वो जो मरीज, जो देखिए केमिस्ट भी एक फैमिली केमिस्ट होता है। ज्यादातर जब आप दवा लेने जाते हैं तो आपका एक केमिस्ट होता है और डॉक्टर भी आपका एक फैमिली डॉक्टर होता है। तो डॉक्टर की ड्यूटी बनती है कि भाई अपने मरीज की नजर को बचाए, उसी तरह से केमिस्ट की भी बनती है। तो ये जो स्टीरॉयड ग्लोकोमा है इसके बारे में जागरूकता काफी हो चुकी है, और मेरे हिसाब से आज से जो 25 या 30 वर्ष पूर्व ये प्रॉब्लम जितनी गंभीर थी अभी उतनी गंभीर शायद नहीं है। ठीक है। हमने देखा है, एक हमारे यहाँ हम लोग के घरों में ये प्रैक्टिस भी रही है कि आंख में कुछ समस्या हुई तो हमने गुलाब जल डाल लिया। हाँ जी, हाँ जी। या कई हर्बल आई ड्रॉप्स आते हैं जिसमें लिखा होता है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, इन सब चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किस हद तक करना चाहिए? देखिए गुलाब जल एक ऐसी चीज है जिससे साइड इफेक्ट तो कोई होता नहीं। ठीक है, मैंने तो सुना नहीं है। हालांकि दूसरी चीजें हैं भाई, जैसे आपने शहद का इस्तेमाल कर लिया या किसी प्रकार का दूध, कोई कहता है जी गाय का दूध आंख में डाल दो, तो ये जो चीजें हैं
इनसे नुकसान हो सकता है। गुलाब जल तो आयुर्वेदिक दवा है और उससे थोड़ी आंखों को ठंडकपन मिलेगा, परंतु वो जो है एलर्जी का इलाज नहीं है। एलर्जी का इलाज तो बहुत तरह की दवाइयां हैं स्टीरॉइड्स के अलावा, जो कि एलर्जी को कंट्रोल कर सकती हैं, जिनको हम नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट बोलते हैं। ठीक है। तो जो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट है वो ऑन द शेल्फ, इवन वेस्टर्न कंट्रीज में आप जाएंगे तो काउंटर पे आपको बिना प्रेस्क्रिप्शन के मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। क्या कहेंगे डॉक्टर मानव? मैं डॉक्टर अग्रवाल से थोड़ा पूरी तरह सहमत नहीं हूं इसमें जी, क्योंकि हमारे देश के अंदर यह जो जैसे गुलाब जल है, इन चीजों की कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। शहद है, कई बार चाय का पानी भी इस्तेमाल किया ये जाता सब है। चीजों की कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है और ना ही इनकी जो है स्टरलाइजेशन के ऊपर हम जो है पूरा भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि यह आंखों में डालने के लिए अक्सर जो है इनको नहीं बनाया जाता, तो इनकी स्टरलाइजेशन का लेवल जो है बहुत कम होता है और इसलिए जो है इनको मैं इस्तेमाल इनके करने के बिल्कुल खिलाफ हूं, क्योंकि इनसे इस्तेमाल से अगर इन्फेक्शन हो सकता है ये पर से गुलाब जल शायद नुकसानदेह ना हो, लेकिन अगर वो स्टराइल नहीं है तो आंख के अंदर जो है कॉर्नियल अल्सर तक हो सकता है। तो यह चीज मैं बिल्कुल अप्रूव नहीं करूंगा, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाइयों के ऊपर हमारी स्टैंडर्डाइजेशन अभी पूरी तरीके से नहीं की गई नहीं है। अब अगर ये हो जाता है, अगर काला मोतिया एक बार हो गया, हमने देख लिया कि कुछ प्रतिशत जो है अंधता आ गई है, तो किस तरह के उपाय इसमें, किस तरह का इलाज इसमें चलता है? देखिए, इलाज इसमें कोई खास ऐसी बात नहीं है। इसमें दो चीजें जरूरी है। एक तो कि डॉक्टर को रेगुलर चेकअप करवाते रहना चाहिए, क्योंकि काले मोतिये में समय समय के बाद चेकअप होते रहना, क्योंकि ये बीमारी बढ़ती रह सकती है, वो बहुत जरूरी है। तो अक्सर शुरू में इलाज इसका दवाइयों से किया जाता है। अगर दवाइयों से कामयाब ना हो सके बाई चांस, या पेशेंट दवाइयों की कीमत को ना बियर कर सके, तो ऑपरेशन किया जाता है। ठीक है। ऑपरेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए थोड़ा उसको अवॉइड करते हैं। लेकिन एक बार यहां मैं कहना चाहूंगा कि काला मोतिया जो है वो दो किस्म का होता है, F1 एंगल और एंगल क्लोजर। ठीक है। जो एंगल क्लोजर ग्लोकोमा है, जिसके अंदर की सर में अक्सर हल्का भारीपन रहना या कभी कभी तेज दर्द भी उठ जाना हो सकता है, उसको अगर समय पर बता दिया जाए तो केवल एक छोटा सा लेजर होता है जो कि ओपीडी प्रोसीजर होता है, उसको करके इसको हमेशा के लिए खत्म भी किया जा सकता है। क्या इसमें ऐसा है कि दवाई जीवन भर खानी पड़ती है? खानी नहीं पड़ती, डालनी पड़ती है काला मोतिया के अंदर अक्सर। लेकिन काले मोतिया के अंदर जो एंगल क्लोजर ग्लोकोमा है, उसके अंदर कई बार लेजर से, एक मामूली से लेजर से हमेशा के लिए इससे छुटकारा पाया जा सकता है। अग्रवाल साहब, हमारे पास समय खत्म हो रहा है। क्या आपको लगता है कितनी उम्मीद हम कर सकते हैं, जिस तरह की कोशिशें सरकार कर रही है, तमाम एजेंसियां कर रही है, क्या आप आखिरी में संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? हम तो यही संदेश देना चाहेंगे कि भाई अपनी नेत्र ज्योति के प्रति आप पूरी तरह से जागरूक रहिए, सजग रहिए, अपनी दोनों आंखों का अलग अलग विजन चेक करते रहिए और कम से कम यदि आपको कोई बीमारी आंख की नहीं भी है तो 40 वर्ष की आयु से जो है आप अपनी आंख चेकअप करवाना शुरू कर दीजिए, ताकि सफेद मोतिया, काला मोतिया, डायबिटिक रेटिनोपैथी या और किसी भी अन्य प्रकार की बीमारी जो कि आगे जाके गंभीर समस्या आपके लिए पैदा कर सकती है, आप चेकअप करवाइए। भारत सरकार ने जो है सभी तरह के उपकरण और डॉक्टर और स्टाफ जो है पूरे जिला अस्पतालों में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में, मेडिकल कॉलेजेस में, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ थर्मोलॉजी में मुहैया कराए हैं। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे एनजीओ भी हैं जो कि इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और लोगों को मुफ्त में इलाज मुहैया कराएंगे वो। जी बिल्कुल। हमारे पास आज इस पर चर्चा करने के लिए इतना ही समय। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मानवदीप सिंह जी, डॉक्टर एन के अग्रवाल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो एक बात तो साफ तौर पर निकल कर आ रही कि समस्या तो है, लेकिन इस समस्या को रोका जा सकता है और उसका एक ही उपाय है, वो है आपकी जागरूकता, लोगों की जागरूकता। जागरूक बने अपनी आंखों की रोशनी के लिए और समय समय पर जांच कराते रहें। और अगर ये हो जाता है तब भी निराश होने की जरूरत नहीं है, इसका इलाज है, इसका उपाय है, जरूरत है जागरूक होने की। बहुत बहुत धन्यवाद हम हमारे तमाम दर्शकों का भी करना चाहेंगे इस कार्यक्रम को देखने के लिए। और हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।